आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली के लड्डा सराय में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं जो इलाके के मसाइल हैं, लोकल किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं मुसलमान सियासी और माशी और तालीमी लिहाज से आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या वजूहात हैं कि तालीमी लिहाज में मुसलमान आगे नहीं आ पा रहा है। तमाम तरह के इलेक्शन होते हैं, पार्टियां वादे करती हैं लेकिन इलेक्शन के बाद मुसलमानों को भूल जाती हैं। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी तादाद में अहले इलाका हैं। प्रोग्राम के हम पहले सेगमेंट में ये बात करेंगे कि इलाके के किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। जी। सबसे ज्यादा जो इस इलाके में दिक्कत है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3.25 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसपे कि लोगों ने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं। वक्फ बोर्ड के पास एक अच्छा कानून है, उस कानून के बावजूद भी एक्शन नहीं लेते हैं, उनसे खाली नहीं करवाते हैं। दुनिया भर के यहाँ पर तमाम गैर कानूनी कामों की उन्होंने इजाजत दे रखी है सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है, अगर ये 3.25 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड खाली करवा ले तो आप ये जमीन देख रहे हैं, बहुत प्राइम लैंड है, बहुत प्राइम लोकेशन है। कम से कम वक्फ बोर्ड को 40 से 50 करोड़ रुपए महीना का मुनाफा इस जमीन से हो सकता है और उस पैसे से हमारे काफी सारे तालीमी सेंटर चल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल चल सकते हैं, नर्सिंग होम चल सकते हैं। जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई के काम हो सकते हैं। जिन हमारी बहनों की शादियां नहीं हो पाती हैं उनकी शादियां हो सकती हैं, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। और दुनिया भर के तमाम जो हमारे जैसे कि एजुकेशन में पीछे हैं, हर तरह से पीछे हैं। बिल्कुल, इसका काफी मुनासिब इस्तेमाल हो सकता है वक्फ बोर्ड की जमीन का अगर इसको खाली कराया जाए। जी, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर इसको खाली कराया जाए। और ये मस्जिद काफी पुरानी मस्जिद है जिसको पीरों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसको काफी पुरानी मस्जिद है। अगर ये मतलब जो है सारे लोग खाली कर दें और करके मतलब इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जिसमें इसके अलावा और क्या कहना है, किस तरह के इलाके में और दिक्कतें हैं, परेशानियां? ये हमारे आसपास में ही यहाँ एक गौसिया कॉलोनी है। वहाँ पिछले साल 2012 में 5 दिसंबर को एक कॉलोनी को तोड़ दिया गया और 12 दिसंबर 2012 को एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया और जो बचे हुए घर थे उनको भी तोड़ दिया गया। और पुलिस की इस कदर लाठियां बरसाई गई हमारे ऊपर कि हमारे हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। ऊपर से थोड़ा और बोलने की कोशिश की, मस्जिद को बचाने की कोशिश की तो हमें जेल में डाल दिया गया। आज के टाइम में लगभग 86 लोगों ने जेल भरी है और अभी तक हमारी कॉलोनी का कोई भी काम फाइनल नहीं हुआ है। तरह तरह के वादे किए गए हैं और जितने लोग हैं, मंत्री हैं, जितने भी मतलब नेता हैं, सब लोगों के पास हम जा के थक चुके हैं। आज भी हम चौधरी मतीन साहब से मिले, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर हमारी डिमार्केशन का वादा किया है और तरह तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारी डीडीए के वाइस चेयरमैन से मीटिंग हुई, उसने भी यही वादा किया था। और गवर्नर साहब के यहाँ भी आज भी हम पहुंचे थे और पिछले हफ्ते भी हम पहुंचे थे। इसके बावजूद भी अभी तक सारा काम हमारा बीच में रुका पड़ा है। बिल्कुल, काफी टाइम हो गया। गौसिया कॉलोनी का जो मामला है वो लटका हुआ है और उस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ में जो बदसलूकी की जा रही है वो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो हक है हमारा वो दिलाया जाए। असल में हालात महरौली के नहीं, तकरीबन पूरी दिल्ली की ऐसे बने हुए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है नाजायज कब्जे ज्यादा हो रहे हैं और अक्सर देखा जा रहा है कि जो नाजायज तरीके से बोर्ड पर काबिज हैं उनके लिए पुलिस भी साथ देती है, सियासी पार्टियां भी साथ दे रही हैं और जायज तरीके से जो काम करना चाहता है उनके लिए ना सियासी पार्टियां हैं, ना पुलिस है, ना और भी कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर बोर्ड चाहे तो जितने मुस्लिम गरीब हैं या उनकी बच्चों की शादियां हैं या मदारिस और मसाजिद का मामला है, तो अगर बोर्ड चाहे तो कोई ना गरीब रहे ना शादियों के मामलात में अड़चने पैदा हों। अगर बोर्ड सच्चे और सही नीयत के साथ काम करे तो ये सब कुछ हल हो सकता है, उसकी नीयत पे डिपेंड करता है सारे। बिल्कुल, काफी कुछ हल हो सकता है, काफी कुछ मसाइल हल हो सकते हैं अगर बोर्ड चाहे, लेकिन बोर्ड पूरी तरह से किसी चीज को संजीदगी से नहीं लेती। यहाँ पीरों वाली मस्जिद जहाँ पर जुमा करीब 10-12 साल से हो रहा है, अभी तक यहाँ नमाजी जो नमाज पढ़ते थे, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो,
पूरी जगह नमाजियों से भर जाती है जुमे के लिए। इस साय के लिए कि मस्जिद में नमाजी जो आए सुकून और आराम से नमाज पढ़ें, उसके लिए चादर के लिए जद्दोजहद की गई। इस मस्जिद की तामीर में, इसको आगे बढ़ाने में, नमाजियों की आसानी के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए इमाम साहब मौलाना इलियास साहब इन्होंने काफ़ी कोशिश की। शाहिद अली एडवोकेट जो माशाल्लाह बड़े सरगर्म हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो नमाजी आते हैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने, वाकई बड़े खुलूस और मोहब्बत से आते हैं, क्योंकि आज के नमाजी जो हैं बड़े आराम परस्त और बड़े आराम तलब हैं। मगर धूप होती है तो नमाज पढ़ते हैं, बारिश होती है जब भी नमाज पढ़ते हैं, जुमा भी होता रहता है। अब उस परेशानी को हल करने के लिए चादर शायद डाला जाए या नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जद्दोजहद की जा रही है। अब उसमें कुछ रुकावट आ रही है, बना मुसलमान ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें रुकावट डाल रहे हैं। उसके लिए कोशिश की गई, कुछ सियासी लोगों से मिला गया, पुलिस वालों से मिला गया। महरौली पुलिस वालों ने इसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा किया और उन्हें काफ़ी ताउन दिया, इसलिए कि इमाम साहब जो यहाँ पर नमाज पढ़ा रहे हैं खसरा नंबर 242 लद्दा सराय, चूँकि इनके पास परमिशन है, वक्फ बोर्ड ने इनको इमाम मुकर्रर किया है, लिहाजा इस बेस पर यहाँ ये कामयाब हैं। वरना अगर इनके पास वक्फ बोर्ड की तरफ से सनद ना होती, इजाज़त ना होती, परमिशन ना होता, तो लोग इनको यहाँ कभी भी नहीं रोकते। बिल्कुल, इन्होंने मस्जिद का मसला उठाया गया कि मस्जिद की जो परेशानी है, चाहे वो शेड की बात करें या और जो जिस तरह की परेशानी है, उसका हल वक्फ बोर्ड के जरिए निकाला जाए। हमारे साथ मस्जिद के इमाम भी हैं। आज मुझे ये तमाम लोगों को देखकर यहाँ पे इंतहा खुशी हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 21/8/2009 से मैं इमाम मुकर्रर हूँ और हर इमाम मस्जिद में वजू खाना होता है, इमाम के रहने की जगह होती है, नमाजियों की सहूलत होती है। लेकिन आप अपने सर की आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ इस्तिंजा करने तक की जगह नहीं है। और आज जो ये 3 शेड देख रहे हैं, मुश्तरका तौर पे मुंतजमा कमेटी के प्रेसिडेंट हों या उलमा मशाइख बोर्ड हो और खुसूसी तौर पे आले जनाब शाहिद अली एडवोकेट साहब हैं, जिनकी जद्दोजहद से आज ये पहली बार जुमा की जो नमाज होगी 3 शेड के दरमियान होगी। वरना अब तक हम पत्थर ओले पड़ते थे, बारिश होती थी, सर्द हवाएं चलती थी, उसमें हमारे नमाजी अल्लाह की बारगाह में सरबसुजू होते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह कोई असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह ने इन तमाम लोगों को और आप तमाम लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली इस मस्जिद की कि आज इसकी तामीर का काम शुरू है। मजीद आगे की सहूलत के लिए भी आपसे गुजारिश है कि इसके लिए कोशिश करें। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे मकबरे 400-500 साल पुराने हैं, किस बर्बर हालत में है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो सोए हुए अफसरान हैं वो इनको सही करने के लिए, इनके रेस्टोरेशन के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। और एक चीज पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से जो ये इंक्रोचर्स हैं, इन्होंने मस्जिद का तामीर नहीं होने दिया। लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने, जब फ्रंट को ये बात पता चला तो 11 तारीख को हमने एक कॉल किया कि 14 तारीख जो कि छुट्टी का दिन है, हमारे फ्रंट के लोग आएंगे और इस मस्जिद का तामीर करेंगे। इस कॉल को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जेसीपी, डीसीपी और एसीपी सब इस जगह पे पर्सनली विजिट किया और उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपने कॉल को वापस ले लें और हम अगले दिन 15 तारीख को, जो कि छुट्टी का दिन नहीं रहेगा, उस दिन इस जगह का तामीर कराएंगे। हम दिल्ली पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी। बिल्कुल एफर्ट की लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद का काम शुरू हुआ और अब यहाँ पर जो है शेड देखा जा रहा है। उसके अलावा इलाके में काफी कई तरह के मसाइल हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बात की कि इलाके के किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। इस सेगमेंट में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आजादी के 65 साल बीत जाने के बावजूद मुसलमान सियासी माशी तौर पर क्यों पिछड़ा हुआ है। अभी इलेक्शन गुजरा है,
क्यों मुसलमान पूरी तरह से यूनाइट नहीं हो पाया और किस तरह से जो है फिरका परस्त ताकतें कामयाब होने में कामयाब रही, तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। शाहिद साहब, क्या कहना है? काफी मुसलमानों ने मांग भी की, लोगों से इल्तिजा की कि एक तरफा वोट पड़े, लेकिन मुसलमान किसी तरह से यूनाइट नहीं हो पाया और जो उलमा की जो पुकार थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, 65 साल में जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में जो क्रीम थी वो सब हिंदुस्तान से चली गई, पाकिस्तान चली गई। जो हिंदुस्तान से सच्चे मन से प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे, वो सिर्फ इस जमीन पर रहे। जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते थे उन्हें प्यार करने का बदला यह दिया गया कि सबसे पहले उनका सियासी कत्ल किया गया, उनका सोशल कत्ल किया गया। कत्ल से मेरी मुराद है कि उनको सियासी तौर से बिल्कुल खत्म कर दिया गया, सोशल तौर से बिल्कुल खत्म कर दिया गया, इकोनॉमिक तौर से बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और साथ साथ उनको जो और इश्यूज हैं सबसे उनको दूर कर दिया गया। मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया गया, या ये कहिए कि मुसलमान इस लायक नहीं बचे कि वो पढ़े, उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। उनको जॉब्स या नौकरियों में जो प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 341 है एक, जिसके तहत तमाम दलितों को हिंदुस्तान ने कहा, जब देश आजाद हुआ था, कि तमाम दलितों को, जो हिंदुस्तान में जो भी दलित हैं, मजहब की बात नहीं करी थी, उन सबको हम बराबरी का हक देंगे, उन सबको हम रिजर्वेशन देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के आजाद होने के फौरन बाद पहला मुसलमानों के साथ जो कारनामा किया वो किया कि 341 में मजहब जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा अगर कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है और सिख है, उसको 341 का लाभ नहीं मिलेगा। बाद में बौद्ध और सिख को तो उन्होंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियंस को आज तक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरह की जो सियासत चली हिंदुस्तान में, जाहिर है मुसलमान सबसे पीछे रह जाना था, मुसलमान सबसे पीछे रह गया। अभी भी हमने इस इलेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश करी, उससे पहले भी कोशिश करी कि हम सब लोग यूनाइट हो जाएं, लेकिन यूनाइट होना कोई इतना आसान काम नहीं होता। विद द रिजल्ट ये रहा कि आप लोग या हम लोग 7-8 जगह बट गए और जो बाकी वोट है वो सब एक तरफ चला गया। पूरा वोट बटा जी। मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा कि मसला ये पीरों वाली मस्जिद या लड्डा सराय या महरौली का नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान का है। और ये जो लड़ाई है ये नजरियात की लड़ाई है, किसी एक जगह की लड़ाई नहीं है। मुसलमान आज जिन मसाइल से जूझ रहा है वो कहीं न कहीं कई सालों से किसी एक सिस्टम के तहत चल रहे एक प्लान के तहत आज मुसलमानों की ये हालत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड के तहत तकरीबन 254 मस्जिदें हैं। 254 मस्जिदों में से जब आप लिस्ट उठा करके देखें तो 250 मस्जिदें बिल्कुल पूरी क्या कहते हैं फैसिलिटीज के साथ, और क्या कहते हैं जितनी भी वहां पर सहूलतें हो सकती हैं सारी की सारी फराहम है। दिल्ली की 4 ऐसी मस्जिदें हैं वक्फ बोर्ड के तहत जो आती हैं कि उन चारों मस्जिदों की हालत एक दूसरे से मिलती जुलती है। कोई इमाम वक्फ बोर्ड से लड़ रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी आते हैं तो उनके सर पे साया नहीं है। तो अब आप इसे देख सकते हैं कि वो भी वक्फ बोर्ड के तहत है, ये भी वक्फ बोर्ड के तहत है। तो फिर ये नजरियात का फर्क क्यों है? आखिर ये भी मस्जिद है, खुदा के लिए, इबादत के लिए है। यहाँ पर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन मस्जिदों में भी लोग नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर इसमें फर्क किया गया। दूसरी चीज, ये एक ऐसी जगह है जहां पर खास तौर से प्रेशर डाल करके, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें या वक्फ बोर्ड के जरिए जो हुकूमत भी थी, उसने दोनों लोग मिल करके एक तरफ तो इसे छूट दी कि आप कुछ करिए, दूसरी तरफ जो है उसे शह भी दी, ढील भी दी कि किसी भी किस तरह से ये काम ना होने पाए। तो आज जो मुसलमान झेल रहा है वो नजरियात की जंग। दूसरी चीज, मैं एक चीज यहाँ पर अर्ज करना चाहूंगा कि आप देखें कि आजादी के बाद या आजादी से पहले और आजादी के बाद के मुसलमानों की हालत, आजादी के पहले मुसलमानों की जो हालत थी, मुसलमानों के जो रवाबित थे दूसरी कौमों से, वो इतने ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग थे कि कोई फर्क नहीं कर पाता था कि ये कौन है। हर चीज में लोग शामिल थे। आजादी के बाद तक अब से कम तकरीबन 30 साल पहले से ये हालात कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होते चले गए। अब इसके पीछे आप अगर रीजन में जाएं, उसको देखें कि मुसलमान कहां से और किस तरीके से दो चार हुआ, वो बर्बाद हुआ, तबाह हुआ। अब इसमें जो सिस्टम था, जो क्या कहते हैं यकजहती का रहा हो, गंगा जमुनी तहजीब का रहा हो, आपसी भाईचारगी का रहा हो, जितनी ये सिस्टम थे सारे के सारे कहीं न कहीं नजरियात का शिकार हुए हैं। हमें उस मेंटालिटी, उस नजरियात, और बिल्कुल नजरियात की जंग है। कहीं ना कहीं उस फिक्र को चेंज करना होगा और उस नजरिए को चेंज करना होगा। जी, अब यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम
लेटरिन बाथरूम की प्रॉब्लम। मान लीजिए यहाँ पे कोई फैक्ट्री का बंदा आ रहा है, अब जुमे के दिन जल्दबाजी में आ रहा है, अब उसके बाथरूम लग रहा कहाँ जाएगा। पानी का ये पाइप अब लगा है, पहले ये भी नहीं था। एक टंकी रखी थी 2-4 लोटे, अब इतनी मान लीजिए 700 आदमी है, 4 लोटों में कैसे वजू करेगा। पानी का इंतजाम इमाम साहब कह के थक जाते हैं, तब ये पानी आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पानी की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मस्जिदों में जगह नहीं है। यहाँ पे जुमे की नमाज पढ़ने वाले तकरीबन 500-600 आदमी होते हैं और बाकी यहाँ पे जब पूरे नहीं पढ़ते हैं तो आपको नीचे नमाजें पढ़नी पड़ती। तो तकरीबन हमें मस्जिद में इतनी तो जगह चाहिए कि ताकि नमाजी पूरी तौर से यहाँ नमाज पढ़ सके। बस वही जो मतलब लेटरिन बाथरूम की परेशानी जो है वो जगह मिल नहीं रही हमें कहीं बनाने के। जी बिल्कुल, लोग कई तरह की परेशानियां बता रहे हैं। जी जिस जगह हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं ये मस्जिद की हुदूद है। इस मस्जिद में 2009 में जो कमेटी इसके लिए जद्दोजहद कर रही है उसे इमाम दे दिया गया। मुक्तदी आते हैं, मुक्तदी को बहुत प्रैक्टिकल यहाँ चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ सांप निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं जो नुकसान कर सकते हैं, मुअज्जिन ज़ईफ़ हैं, जान का खतरा हो सकता है। ये बेसिक इश्यूज हैं। यहाँ पे मस्जिद तो दे दी गई लेकिन साथ साथ इन इंक्रोचर्स को वक्फ बोर्ड प्रमोट कर रही है, इसको रोका जाए। सहारा समय के जरिए मैं ये वक्फ बोर्ड को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को इनकी जान का जब खतरा आएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिस जगह पे हम लोग हैं यहाँ दोनों कौम रहती हैं, हारमोनी खराब हो सकता है। यहाँ पे कल कोई भी सरगर्म हो। बिल्कुल, महरौली का बुजुर्गों की जमीन है और काफी मसाजिद इस इलाके में है और ज्यादातर मसाजिद जो हैं वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो रवैया है वो काफी देखने में आता है कि बिल्कुल किसी तरह का ध्यान नहीं देती। वक्फ बोर्ड की रवैया उतनी अच्छी नहीं है। आवाम यहाँ से उसकी जो है एक्सपेक्ट करती है कि अच्छी करे, मगर आवाम के जो है जो एक्सपेक्टेशन है उससे पूरे नहीं उतर रहे हैं। बाकी इन कोचर का जो है एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसे रोकने के लिए अभी तक जितने भी एक्टिविटीज हुई है आपको वक्फ बोर्ड से वो प्रॉपर नहीं हुआ है। इसमें मिली भगत है वक्फ बोर्ड की और इसको रोकने के लिए जो है अवाम यहाँ खड़ी रही, इसके लिए जो जद्दोजहद करती रही। प्लस जो है नमाजियों का इतनी बड़ी जो है तादाद थी जिसमें बारिश भी हुए, तूफान भी आए, मगर किसी ने हिला नहीं। तो मैं चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड इसकी तरफ जो है अपना तवज्जो करे और जो है इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाए। हमारे साथ कुछ ख्वातीन भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी हमारे हस्बैंड 5 साल से इसमें इमाम हैं और वो रात के अंधेरे में आते जाते हैं, इसकी सुविधा कोई निकाली जाए। बिल्कुल, हमारे साथ काफी तादाद में यहाँ पर ख्वातीन भी हैं जो अपनी परेशानी। हम लोग को 2012 में हम लोग को घर टूट गया है। हम लोग अभी कितना मुश्किल से रह रही हैं, ना पानी को उतना सिस्टम है हम लोग को घर पर और न रहने को उतना। हवा आता आता डर लगता है, बाल बच्चा ले बच्चे पा जाएंगे, प्लास्टिक दिए प्लास्टिक उड़ जाती है। ये परमल हम लोग को है, कुछ हम लोग को हल करो। परमल हम लोग को भी 2014 चल रही है, 2 साल से हम लोग परेशानी है वो घर पर। बिल्कुल, तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर डेमोलिशन हुआ था और उसके बाद मुसलसल जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसको डीडीए ने डेमोलिश किया था और लोग सारे पेपर्स लेकर के न सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बल्कि एलजी और दिल्ली के जो पहले वजीर आला थी उनसे भी कई बार मुलाकात की, लेकिन मसला ज्यों का त्यों बना हुआ है। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तहकीक। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम में। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली में, हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम के 2 सेगमेंट में लोगों ने यहाँ पर जो लोकल परेशानी है उनके बारे में बात की, उसके अलावा कुछ नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। अब हम इस प्रोग्राम में इस सेगमेंट में बात करने की कोशिश करेंगे जो नेशनल इश्यूज हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह की दिक्कत है।
ये हिंदुस्तान जैसा कि कहा जाता है कि सूफी संतों का मुल्क है। ये शुरू से लेकर अब तक जो मुसलमानों की हालत रही है, मुसलमानों की जो स्थिति रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो तारीख है तकरीबन 850 साल है, और उसकी जो तालीम, तरबियत और माशियात और सियासी समाजी जो भी हालतें हैं वो यहाँ के सूफी संतों से मंसूब हैं, जैसा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उनसे मंसूब है। तो जब तक ये सूफी रिवायत, वो सूफी ट्रेडिशन, सूफीज्म इस हिंदुस्तान में लागू रहा, लोग उस रिवायत पर चलते रहे, तो हिंदुस्तान में पीस और हार्मोनी मेंटेन रही, बरकरार रही। आजादी के टाइम सबसे ज्यादा जो अटैक हुआ वो सूफी रिवायत, सूफी ट्रेडिशन पर हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम या जितने भी कौम यहाँ पर बसती हैं, जितने भी धर्म और मजहब के लोग यहाँ पर बसते हैं, तो हर धर्म और मजहब के लोग जो मिल करके एक साथ रहते थे, उनका आपसी सौहार्द जो बना हुआ था, उसकी देन ये थी कि यहाँ पर सूफी और संतों की रिवायत मौजूद थी। हिंदुस्तान में अंग्रेज जब आए और अंग्रेजों ने जब कब्जा किया हिंदुस्तान पर, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें इसी रिवायत को पहुंचाया है कि सूफी ट्रेडिशन जैसे खत्म होगा, पीस और हार्मोनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले सूफीज्म पर हमला किया, ताकि आज के डेट में मुसलमान दलितों से नीचे चला गया है, और ये हम नहीं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसके पीछे सरकारी साजिश के अलावा भी हम मुसलमान जिम्मेदार हैं। हम अपने हक के लिए आज भी जाग नहीं रहे हैं, हम सोए पड़े हैं। आपको सिर्फ मैं 2 चीजों पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहला चीज ये है कि अभी पिछले साल यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस एग्जाम से अरेबिक और पर्शियन को हटा दिया, और सारे मुसलमान तकरीबन 1 लाख 2 लाख बच्चे आज के डेट में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के कोर्ट्स में कहीं भी एक जगह भी केस फाइल नहीं हुआ। अंत में हम इस चीजों से रिलेटेड हमने कई रिप्रेजेंटेशन दिया यूपीएससी को, लेकिन सब बेकार गया। फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग ने, उन्होंने खुद उर्दू के टीचरों की संख्या की कटौती करी है। इन सब चीजों से रिलेटेड अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, मैं फिर अभी कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले हम पूरे दिल्ली में जो साजिश हिंदुस्तान में एक हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, हालांकि हम हिंदुस्तान का पार्ट है और हम हिंदुस्तान में अगर तरक्की करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। एक तरफ अरबी फारसी हटा दी, क्यों हटा दी आईएएस के एग्जाम से, कि कुछ बच्चे जो आईएएस बन जाते थे वो आईएएस ना बने। एक तरफ आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को हम मुख्य धारा में लेके आएंगे, दूसरी तरफ जिस मदरसे में जिस लैंग्वेज की पढ़ाई होती है आप उसको हटा देते हैं। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि तफ्तीश किसी भी इंसिडेंट की या बम धमाके की वो बच्चे ना करें जिन बच्चों के ऊपर आप इल्जाम आयद कर देते हैं। सरकार किसी की भी रहे, सरकार का एक मकसद यह रहता है कि बम धमाके चाहे कोई भी करें, इल्जाम आयद हो मदरसे के बच्चों पर कि मदरसे के बच्चों ने किया है। उस कुरान के पढ़ने वाले बम धमाका नहीं कर सकते जिस कुरान में अमन की बात कही गई है, जिस कुरान में प्यार की बात कही गई है, और जिस कुरान में सबसे पहले दुनिया को न सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम दिया, सोशल सिस्टम दिया, बल्कि बराबरी का सिस्टम भी इस्लाम ने दिया। जुडिशियल सिस्टम जिस प्रिंसिपल पर आधारित है, जुडिशियल सिस्टम हमारे हिंदुस्तान का है, पूरी दुनिया का जिस प्रिंसिपल पर आधारित है वो प्रिंसिपल इस्लाम ने दिया। जब तक किसी भी मुलजिम को आप मुजरिम ना मानो, जब तक कि उसका इल्जाम साबित ना हो जाए, ये इस्लाम देने वाला, इसी इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। तमाम अखबारों को आप देखिए, ज्यादातर अखबार रिपोर्टिंग क्या करते हैं, इस्लामी आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवादी, जबकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी होता है, क्रिमिनल को तो नहीं कहते, हिंदू क्रिमिनल, मुसलमान क्रिमिनल, लेकिन सिर्फ अगर वो नाम के किसी मुसलमान इंसान ने वो काम किया, आतंकवाद किया है, तो कहेंगे इस्लामिक आतंकवादी, लेकिन वो अगर मजहब से हिंदू है तो उसको नहीं कहेंगे हिंदू आतंकवादी। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन अलवी है, मैं गोश्त कॉलोनी में रहता हूँ और 50-60 सालों से हम यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। 12 तारीख को हमारी गोश्त मस्जिद तोड़ दी, बुजुर्गान के दिन जो मजारा थी शहीद कर दी गई। 7 बुलडोजर चल रहे थे, मतीन चौधरी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा था, शीला दीक्षित की भी सो रही थी। शीला दीक्षित के यहाँ टेम्पो भर के गए थे हम, शीला दीक्षित कह रही आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शीला दीक्षित के कहने पर भी कुछ दिन रुक गया था, फिर वहाँ बुलडोजर आ गए, फिर बुजुर्गान दिन की मजारे शहीद की गई, मस्जिद शहीद की गई। हम मैं गोश्त मस्जिद के आगे लेट गया, मुझे पुलिस वाले फौरन थाने के अंदर बंद कर दिया मेरे लिए, कर बहुत आवाज उठाता है। तो फिर हमने कोई बात नहीं, सच्चो साहब
आपकी आवाज हम आगे तो उठाएंगे। फिर मैं हाई कोर्ट पहुंचा जी, हमको हमारी कमेटी है, कमेटी के लोग हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया 405 आदमियों की झुग्गी बसाने के लिए, और वहां पर गौसिया मस्जिद में 7 मस्जिद आबाद हैं, हजारों को बुजुर्गों की मजार दरगाह मौजूद है इस टाइम। जो हमने वक्त उसने हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जाए और कोई बुजुर्गों की मजारें शहीद न की जाए, किसी गरीब को वहां से हटाया नहीं जाए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है इस इलाके में जो मुस्लिम है, सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीम में उसको लाएंगे, मगर मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि एक बराबरी में लाएं। इस इलाके की सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है मुसलमान बच्चों की और बच्चियों की, वो स्कूल नहीं है उर्दू, इसकी तालीम के लिए प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं की है सरकार ने। दूसरी चीज है कि यहाँ की बच्चियां अगर दूर जाती है तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छी नहीं है, सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे। और मुसलमानों की जो तादाद जिस इलाके में देख रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसमें अभी तक कोई पहल नहीं की गई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, स्कूल की कमी बता रहे हैं कि इलाके में कोई स्कूल नहीं है और बच्चियों को काफी दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। साहब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, फुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, मुल्क से आधी मोहब्बत करें आपकी पूरी ईमान है। आपको किसने कहा कि इस मुल्क का मुसलमान आधी ईमान रखता है? या कुरान ने कह दिया, ये तसव्वुफ ने कह दिया। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने दक्कनी जबान लाई, रेख्ता लाई, हमने जबान दी, हमने मसावात दिया, बराबरी दिया, सबके बराबर। लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम क्लस्टर्स हैं, सोसाइटीज हैं, वहाँ लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, अगर है तो उसको जो फंड्स पड़े हुए हैं उसको डिमोट किया जाता है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। औरतें हैं, सबको मालूम है कि इस मुल्क में कितनी आबादी है मुसलमानों की, फिर एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? सिर्फ कमेटी बनाई जा रही है, उन कमेटी में उन डफर्स को रखा जा रहा है, दे डोंट नो व्हाट टू टीच, हाउ टू प्रमोट। इसका मतलब हम भी कमजोर हैं और जो कमजोर करने वाले हैं वो तो बैठे ही हैं कमजोर करने के लिए। मेरी छोटी सी बात है, इसको सहारा समय लोगों तक। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो मुस्लिम कॉलोनियां हैं उनके हालात अगर देखने जाते हैं तो बस से बदतर नजर आते हैं। वहां पर किसी तरह का डेवलपमेंट नजर नहीं आता, किसी तरह का काम होता हुआ नजर नहीं आता, और जब किसी इलाके में पहुंचते हैं तो उस इलाके में पहुंचने के बाद ही मालूम चल जाता है कि ये मुस्लिम इलाका होगा। मैं इमाम यहाँ हूँ, जिस इलाके में मेरी रिहाइश है उसके पास पड़ोस में आप जाकर देखेंगे तो इंसान रहने के लायक नहीं मालूम होता है, न गलियों का कोई समाधान है। और सरेआम जहाँ गांजा शराब आमतौर पे बिक्री होती है, पुलिस आती है, पैसा लेती है और चली जाती है। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहते हैं, तो इससे मोहल्ले के लोग भी बेइंतहा परेशान है। जो हमारे जैसे लोग हैं वो भी उससे मुतासिर होते हैं। बच्चों को घर में रखना पड़ता है, बाहर जाने के बाद उनको हमारे ये वसीम आलम एडवोकेट साहब एक मरतबे गए तो इनको बच्चों ने पकड़ लिया कि क्या आपको गांजा चाहिए, तो इस तरीके का माहौल है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। रिश्तेदार आते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। सर कोई रिश्तेदार आता है तो उन्हें पकड़ लेते हैं, हाँ जी गांजा चाहिए क्या, पुड़िया चाहिए, माल चाहिए, ऐसे बड़ी बेइज्जतियां होती हैं सबकी। रहने लायक वो कॉलोनी रह नहीं गई अब। बिल्कुल, इलाका रहने लायक नहीं है। शाहिद साहब, किसी भी, मैं अक्सर मुस्लिम इलाकों में अपना ये प्रोग्राम करने जाता हूँ और दिल्ली की अगर हम बात करें तो तकरीबन सभी मुस्लिम इलाकों में हालात यकसा नजर आते हैं। गंदगी का अंबार है, बच्चे सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है। तो क्या वजह है, आखिर ऐसे हालात क्यों बना लिए? जैसा मैंने बार बार कहा, इस सिस्टमेटिक तमाम चीजें हिंदुस्तान के अंदर हुई। हिंदुस्तान में इस कौम को पीछे करने के लिए पूरी सिलसिलेवार, आप माने ना माने, लेकिन अगर आप स्टडी करें तो आपको लगेगा कि पूरी एक तरीके के साथ, स्ट्रेटजी के साथ इसको पीछे किया गया। सबसे पहले एजुकेशन खत्म कर दी, क्योंकि जब आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो एजुकेशन आप हासिल क्यों करेंगे। दरअसल जो तमाम चीजें, तमाम ताकतें लगी हुई है वो इसलिए लगी हुई है मुसलमान से साइकिल की दुकान में काम करे, वर्कशॉप में काम करे, घड़ी की दुकान में काम करे, इसीलिए उनको क्लस्टर्स दे दिए गए हैं बनाकर। मुसलमान, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी कॉलोनी में जाइए वहां पर लाइट नहीं मिलेगी। लाइट अगर कहीं पर आ रही है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। अभी आप इसी जगह को ले लिए जहां पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 बीघे, पौने 3 बीघे वक्फ बोर्ड की जमीन होते हुए तमाम कब्जा है, तमाम क्लस्टर पूरा बना हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोई फैसिलिटी पानी की यहाँ पर पूरे में नहीं है। तो ये मुसलमानों के साथ पूरी सिस्टम के तहत, पूरे सिस्टमेटिक अंदाज में उनको मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से दूर करने के लिए तो हमें बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत मुसलमानों को बैक उस पर लाने जाया जा रहा है, दूसरी स्ट्रीम पर डाला जा रहा है। इस इलाके से अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर बात करें तो काफी महंगा इलाका है, फार्म हाउस है जहां पर मुल्क के जो बड़े लोग हैं उनके फार्म हाउस काफी तादाद में है और वहां पर हर तरह की फैसिलिटी हुकूमत के जरिए मुहैया कराई गई है। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। खुदा हाफिज।